जय हिंद दोस्तों, आज हम कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर एशियन हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास। पेपर का नाम क्या है? प्राचीन भारत में मुद्रा शास्त्र। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लेंगे दोस्तों इसे। प्राचीन भारत में मुद्रा शास्त्र है। नुमिस्मेटिक्स इन एशियंट इंडिया, पेपर कोड है AAC 302। ठीक है, क्लास 1 है, यूनिट फर्स्ट है दोस्तों। 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ध्यान से देखिए, लास्ट तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में विनिमय का प्रमुख माध्यम क्या था? तो गाय थी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में विनिमय का प्रमुख माध्यम गाय थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं दोस्तों क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 2 है, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में सोने के निष्क का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद ग्रंथ में सोने के निष्क का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने भारतीय मुद्राओं की स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो दोस्तों, स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत ए कनिंघम ने प्रतिपादित किया था। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, शतमान मुद्राएं हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे लिख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह DDU में 2017, ठीक है, 2017, 2018, 2019 और 2020 कंटिन्यू 4 साल लगातार पूछा है, तो इसे लिख लीजिएगा जरूर। ठीक है, शतमान मुद्राएं हैं तो शतमान मुद्राएं 100 रत्ती की होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है, सिगलोई है, सिगलोई क्या है? तो सिगलोई एक ईरानी मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, सिगलोई क्या है? एक ईरानी मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 है, रूप तर्क क्या है? रूप तर्क क्या है? तो यह एक मुद्रा परीक्षण अधिकारी होता था उस समय में। ठीक है, रूप तर्क क्या था? तो रूप तर्क मुद्रा परीक्षण अधिकारी होता था उस समय में। प्रश्न नंबर 7 है, साण मुद्रा थी, तो साण मुद्रा क्या थी? तो यह शतमान का 1/8 होती थी। ठीक है, ये सभी लिख लीजिएगा क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछे जा चुके हैं। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, सेकल है। ठीक है, सेकल यह 2018, ठीक है, 2018 और 2020 2 बार ये कंटिन्यू पूछा है कि सेकल क्या होता है। तो सेकल दोस्तों यह बेबीलोनियन मुद्रा होता है, सेकल। ठीक है, याद रखिएगा, सेकल बेबीलोनियन मुद्रा होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, अष्टध्यायी में निष्क क्या है? अष्टध्यायी में निष्क दोस्तों मुद्रा होता है, ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 है, ऋग्वेद में निष्क और उल्लिखित है, ऋग्वेद में निष्क उल्लिखित है दोस्तों, तो हार के रूप में। ठीक है, ऋग्वेद में निष्क उल्लिखित है हार के रूप में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 दोस्तों, ऋग्वेद में निष्क क्या था? ऋग्वेद में निष्क एक आभूषण था, ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो इस तरह से शेयर बटन बना होगा, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 है, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में रजत शतमान का उल्लेख प्राप्त होता है? तो मैत्रेयी संहिता में। ठीक है, मैत्रेयी संहिता में रजत शतमान का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि छठे सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ ज़बरदस्त तैयारी कर सकें। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, ऐतिहासिक परंपराओं का सूक्ष्म ज्ञान किससे प्राप्त होता है? तो ऐतिहासिक परंपराओं का सूक्ष्म ज्ञान मुद्राओं से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं दोस्तों, 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें प्रमाणिक रूप से किससे प्राप्त होता है? धर्म ग्रंथों से प्राप्त होता है, मुद्राओं से प्राप्त होता है, वेदों से प्राप्त होता है, या फिर स्मृतियों से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। ठीक है, मुद्राओं से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, शैक्षिक उत्खनन में किसका प्राप्त होना असीम महत्व रखता है? तो दोस्तों मुद्रा का। ठीक है, शैक्षिक उत्खनन में मुद्रा का प्राप्त होना असीम महत्व रखता है। प्रश्न नंबर 16 है, तैथिक अनुक्रम के निर्धारण में किसका महत्व है? तैथिक अनुक्रम के निर्धारण में मुद्रा का महत्व होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 है, प्रश्न नंबर 17 देखते हैं दोस्तों, इतिहास की दृष्टि से। तो इतिहास की दृष्टि से दोस्तों
तांबे के सिक्कों एवं स्वर्ण मुद्राओं का समान महत्व होता था उस समय में, ठीक है। इतिहास की दृष्टि से तांबे के सिक्कों एवं स्वर्ण मुद्राओं का समान महत्व होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, नेगम नाम वाले सिक्के कहाँ से मिले हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे लिख लीजिएगा, तक्षशिला से, ठीक है। नेगम नाम वाले सिक्के कहाँ से मिले हैं? तक्षशिला से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 है, यौधेयों के ज़्यादातर सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यौधेयों के ज़्यादातर सिक्के दोस्तों हरियाणा और सतलज यमुना के बीच के प्रदेश से, ठीक है, याद रखिएगा। यौधेयों के ज़्यादातर सिक्के हरियाणा और सतलज यमुना के बीच के प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 कहता है दोस्तों, स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ? स्वास्तिक प्रतीक का उदय सिंधु सभ्यता के काल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 21 है, जैसा कि प्राप्ति स्थलों से संकेत मिलता है बेंट बार प्रकार के सिक्के प्रचलित थे। तो बेंट बार सिक्के दोस्तों गांधार में प्रचलित थे, ठीक है। एक बार और देखेंगे, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जैसा कि प्राप्ति स्थलों से संकेत मिलते हैं बेंट बार प्रकार के सिक्के प्रचलित थे। तो बेंट बार दोस्तों गांधार में प्रचलित थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22 है, वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय विनिमय का माध्यम था। तो उस समय दोस्तों गाय, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय विनिमय गाय थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23 है, किस काल के सिक्के नहीं प्राप्त हैं? किस काल के सिक्के नहीं प्राप्त हैं दोस्तों? तो वैदिक काल के, ऑप्शन नंबर डी है, वैदिक काल के सिक्के अभी तक प्राप्त नहीं है दोस्तों। बाकी इसे याद रखिएगा आप, गुप्त काल, कुषाण काल और हिंद यवन काल के सिक्के प्राप्त हैं, जिससे हम इतिहास के बारे में जानते हैं कि उस समय में प्रचलित घटनाएं क्या थीं, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, पिपराहवा स्तूप एवं अभिलेख कहाँ स्थित है? पिपराहवा स्तूप एवं अभिलेख दोस्तों सिद्धार्थ नगर जनपद में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा इसे। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस एक का अंकन आहत मुद्राओं पर नहीं है होता है, मुद्राओं पर प्राप्त नहीं होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी है, मंदिर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक का अंकन आहत मुद्राओं पर नहीं प्राप्त होता है? तो मंदिर का, ठीक है, यानी मंदिर का जो चित्र है दोस्तों वो अभी तक मुद्राओं पर अंकित नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26 है, प्राचीन भारतीय साँड़ जानी जाती है। प्राचीन भारतीय साँड़ दोस्तों मुद्रा के रूप में जानी जाती है, ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 27 है, वैदिक काल में कौन एक विनिमय का माध्यम नहीं था? ये पूछ रहा है दोस्तों, विनिमय का माध्यम नहीं था उस समय। तो दोस्तों सिक्का, ठीक है, सिक्का विनिमय का माध्यम नहीं था वैदिक काल में, ठीक है। बाकी निष्क, गाय और अनाज ये वैदिक काल में विनिमय का माध्यम था, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 है, शतमान के बारे में क्या सही नहीं है? तो शतमान के बारे में दोस्तों क्या सही नहीं है? 100 रत्ती का वजन है, आकार में वृत्ताकार है, रजत एवं स्वर्ण दोनों में निर्मित है, बाद में दिनों में भी यह प्रचलन में बनी रही। ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी ये तीनों सही है, याद रखिएगा। शतमान के बारे में, यह शतमान 100 रत्ती के वजन का होता था, आकार में वृत्ताकार होता था, ठीक है, रजत एवं स्वर्ण दोनों में निर्मित होता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये उस समय समान प्रकार के होते थे, रजत एवं स्वर्ण, जो रजत और स्वर्ण होते थे दोस्तों वो समान प्रकार के होते थे। जैसे अगर 100 रुपये में रजत मिलता था तो उस समय स्वर्ण यानी सोना भी 100 रुपये में ही मिलता था, ठीक है, इस तरह से। प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर वैदिक साहित्य में उल्लिखित नहीं है? तो उत्तर वैदिक काल में दोस्तों पर्ण, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है, पर्ण उत्तर वैदिक साहित्य में उल्लिखित नहीं है। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, स्वर्ण मुद्रा थी। तो दोस्तों सुवर्ण स्वर्ण मुद्रा 80 रत्ती की होती थी, ठीक है, इसे याद रखिए। ये सब क्वेश्चन दोस्तों लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। स्वर्ण मुद्रा थी 80 रत्ती की। प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, आखा मनी मुद्रा जानी जाती है। आखा मनी मुद्रा
सिग्लोई के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 32 है, अधिकारी जो मुद्राओं का परीक्षण करता था उसे क्या कहा जाता था? तो दोस्तों जो अधिकारी मुद्राओं का परीक्षण करता था उसे रूप तर्क कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए है। इसे भी लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में मुद्राओं के स्वदेशी उत्पत्ति में विश्वास नहीं करता था? तो दोस्तों वह प्रिंसिप था जो भारत में मुद्राओं के स्वदेशी उत्पत्ति में विश्वास नहीं करता था। प्रश्न नंबर 34 है, भारतीय मुद्राओं की आखा मनी उत्पत्ति के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों J.A. कार्डिमेंचेज, ठीक है, इन्होंने भारतीय मुद्राओं की आखा मनी उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। प्रश्न नंबर 35 है, कारसापड़ का मुद्रा के रूप में उल्लिखित हुआ? तो दोस्तों कारसापड़ मुद्रा के रूप में उल्लिखित हुआ तो यह पाणिनि की अष्टाध्यायी में, ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में कारसापड़ मुद्रा का उल्लेख हुआ है। प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में सोने का निष्क का उल्लेख मिलता है? सर्वप्रथम किस ग्रंथ में सोने के निष्क का उल्लेख मिलता है दोस्तों? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, किसने भारत में प्रचलित मुद्रा की स्वदेशी उत्पत्ति की वकालत की? तो कनिंघम ने, ठीक है दोस्तों, कनिंघम ने भारत में प्रचलित मुद्रा की स्वदेशी उत्पत्ति की वकालत की थी। प्रश्न नंबर 38 है, वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय विनिमय का माध्यम क्या था? तो वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय विनिमय का माध्यम शतमान था। ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों, किस ग्रंथ में रजत निष्क का उल्लेख मिलता है? तो पंचविंश ब्राह्मण में रजत निष्क का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, शतमान का आकार होता था? तो शतमान का आकार दोस्तों वृत्ताकार होता था। ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। छठे सेमेस्टर में भी हम ज़बरदस्त तैयारी करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।